के 7 लेवल होते हैं, बचपन से लेकर प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है पेरेंटिंग, और उसके बाद जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं हो जाती तब तक फिर आपके बेटे की जो वाइफ होगी वो पेरेंटिंग स्टार्ट करेगी। आपसे ये है कि आप अपने बच्चा पिता हम अपने बच्चों के साथ अपने जन्म से लेकर जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं तब तक जुड़े रहते हैं, तो हमारा आंसर कुछ अलग होगा। तो जो भी हम अपने बच्चों से चाहते होंगे, मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या उनके अंदर वो दिखाई देना शुरू हो गया है? अब आपका बच्चा 15, 16, 17 साल की उम्र में आ गया है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है अपने बच्चे से, क्या वो विजिबल होनी शुरू हुई या अभी गड़बड़ है? और अगर आपकी वो जो चाहत है वो आपके बच्चे में दिखाई नहीं दे रही, तो फिर गैप कहाँ पर है? वो क्या चीज है जो अभी कम है, जो करने से वो चीजें होंगी? तो इस गैप को स्टडी करेंगे हम लोग। और पेरेंटिंग जो होती है उसमें एडोलसेंस पेरेंटिंग के साथ साथ माता पिता किस प्रकार से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और इसके अलावा कोचिंग में जब आप अपने बच्चों को छोड़कर जाएंगे तो फिर आपकी पेरेंटिंग कैसी होगी, ये सब बातें सीखेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ हम अपने बच्चों से लगभग कुछ इस तरह की चीजें भी एक्सपेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जीवन भर क्रिएटिव रहें, कभी भी उनकी क्रिएटिविटी खराब ना हो, वो कॉन्फिडेंट रहें। अगर वो अपना करियर बनाने का कोई सपना देखते हैं तो वो उसको बीच रास्ते में अधूरा छोड़कर कभी भी ना जाएं, उसको क्रश ना करें। वो अपने पूरे करियर के ड्रीम को फुलफिल करें, जो भी बनना चाहते हैं। स्ट्रेस ना हो, उनको तनाव ना हो, और वो अपनी रिस्पेक्ट करें, दूसरों की भी करें, ऑनेस्ट रहें। ये सब बातें हर माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं। ये उन बातों से अलग होती हैं जो स्कूल या फिर किसी कॉलेज के प्रिंसिपल या डीन अपने बच्चों से चाहते होंगे। हम एक चीज अपने बच्चों से और भी चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड मेरे आपसे एक सवाल और है। अगर ईश्वर कभी आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दे, जो दो परिस्थिति हैं, दोनों में से एक पिक करना जरूरी है, ऐसा मान लेते हैं, कल्पना करते हैं, और दोनों ही परिस्थिति खराब है, बेकार है। नॉर्मल परिस्थिति में आप दोनों में से एक भी पिक नहीं करोगे, पर मान लेते हैं कि ईश्वर ने आपको आदेश दिया, पिक 1 आउट ऑफ 2, तो आप मुझे बताइए, आप जेल जाना पसंद करेंगे या अस्पताल? ओके, टोटल 20-25 हाथ खड़े हुए हैं। अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जेल कौन जाता है, और जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए, मैं मान लेता हूं वो सब अस्पताल वाले हैं, क्योंकि आपको एक मौका दिया था। तो जेल वो जाता है जो दूसरों के साथ क्राइम करता है। अस्पताल कौन जाते हैं? अस्पताल वो लोग जाते हैं जो खुद के साथ छोटा छोटा क्राइम रोज करते हैं, बूंद बराबर, पता नहीं चलता। हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो दोनों में से कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना पड़े, ना तो बीमार पड़े और ना ही कोई ऐसा कार्य करें जो कि ठीक नहीं है। साइकोलॉजी कहती है मनुष्य अपने आत्मसम्मान पर अपने जीवन से ज्यादा ध्यान देता है, इसीलिए वो जेल जाना नहीं पसंद करेगा, चाहे उसको कैंसर हो जाए। अस्पताल में तो जीवन बिता लेगा, बट वहां नहीं। खैर, विल कंटिन्यू। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे बच्चों से, और मैं कुछ सालों से बच्चों के अंदर एक रियलिटी देख रहा हूं, और ये रियलिटी हमारे बच्चों में विजिबल हो रही है, हमारे सपनों से बिल्कुल विपरीत है ये। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को एग्जामिनेशन फोबिया हो ही जाता है। एग्जाम के टाइम पे वो घबराने लगते हैं, पैल्पिटेशन बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, पेरेंट्स डिसअप्रूवल बढ़ता जा रहा है। यानी कि माता पिता के साथ वो बच्चे जब 8th के बाद आते हैं, हार्मोन्स जब उनके बदलते हैं, तो वो माता पिता के साथ काफी हद तक बदतमीज होने लगते हैं, तेज आवाज में बात करते हैं, और उनका उतना रिगार्ड या सम्मान नहीं करते जितना किया जाना चाहिए। तो इसको पेरेंट्स डिसअप्रूवल कहा जाता है। हम अपने बच्चों के अंदर देखते हैं रॉन्ग फ्रेंडशिप है, स्टडी का स्ट्रेस है, करियर को कंफ्यूजन है, एजुकेशन के बहुत सारे उनको चैलेंजेस आते हैं, जिसके साथ माता पिता भी जूझते रहते हैं कि क्या करें इस बच्चे के साथ। और ईटिंग डिसऑर्डर्स है, जो माँ अपने बच्चों को खिलाना चाहती है वो बच्चा खाना नहीं चाहता, चाहे वो कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो। और इस तो आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं,
और आपकी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें आप साबुन बनाते हैं और वो साबुन बहुत ही कीमती है, या तो विदेश में आप उसको सप्लाई करते हैं या अमीर लोगों के काम आता है, एंड यू आर द ऑनर ऑफ दैट फैक्ट्री। आज आपके फैक्ट्री से कॉल आया कि आपका लगभग 4-5 करोड़ रुपए की कीमत का साबुन बंदरगाह से रिजेक्ट होकर वापस प्लांट में आ गया जो आप विदेश भेजना चाहते थे। इट्स ए ह्यूज लॉस। आप भागे भागे अपने प्लांट पर गए और आपने समझ नहीं आया क्या करें, तो आपने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस फॉल्ट को ढूंढने के लिए आपने एक्शन लिया। तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल चेक किया, कहीं कच्चे माल में तो खराबी नहीं आ गई जिसकी वजह से सारा प्रोडक्ट खराब हो गया हो। तो आपका कच्चा माल बिल्कुल ठीक था। फिर आप असेंबली लाइन पर गए जहां पर 1, 2, 3 में फॉल्ट चेक किया, और ऐसा मानिए कि चौथे नंबर की असेंबली लाइन पे आपको फॉल्ट मिल गया, यू करेक्टेड इट और फिर काम चल निकला। यहां पर मेरा रॉ मटेरियल है मेरा एक 2.5 साल का बच्चा। क्या वो शराब पीता है? क्या वो बदतमीज है? क्या उसको लिबर्टी स्ट्रेस है? क्या उसको मोबाइल एडिक्शन है? क्या उसको एग्जामिनेशन फोबिया है, पेरेंट्स डिसअप्रूवल है? उसको ऐसी कौन सी चीज है जिस पर आप मेरे रॉ मटेरियल पर एक प्रश्न चिन्ह लगा सकते हो? कुछ भी नहीं है, परफेक्ट एकदम। ईश्वर ने जो बच्चा आपको दिया, जिस बच्चे का जन्म आपके परिवार में हुआ, उसमें कोई खोट नहीं है किसी भी हालत में। अब ये जो बच्चा है अभी असेंबली लाइन पर आएगा और लगभग 4 सुपरवाइजर इसकी परवरिश में योगदान देंगे। एक ऐसा सुपरवाइजर भी है जो बाय चांस इस फैक्ट्री का मालिक भी है। और ये जो चारों हैं, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको सोसाइटी या फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, दोस्त बनेंगे उसके। फिर वो एक टाइम पर स्कूल जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा, और वहां पर एक उसको सिलेबस कोर्स कंटेंट मिलेगा और उस बच्चे को तैयार किया जाएगा, और साथ में वक्त आने पर उसको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या जो भी गैजेट्स होती है। हैरानी की बात यह है कि इन चारों का कोर्स कंटेंट और सिलेबस 4 प्रकार का है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता और कभी कभी बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है। इन विपरीत हालातों में जो मेरा रॉ मटेरियल था वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब वो 24, 25, 26 साल का यूथ बन के मार्केट में आता है विद सो मेनी प्रॉब्लम्स, या तो वो उस मात्रा में जॉब ही नहीं कर पा रहा, उसके सपने पूरे नहीं हो रहे, 12th में कितनी बार वो मना कर देता है कि मुझे ये नहीं करना। अभी 11th में उसका एडमिशन इतनी खुशी से माता पिता करवा के गए और दिवाली आने से पहले ही बच्चा भाग खड़ा होता है कोटा से, मुझसे तो नहीं होगा, और माता पिता भी ले ही जाते हैं फिर उसको। तो क्या पैसे पेड़ पे लगते हैं? आज जिस खुशी के साथ आप यहाँ बैठे हैं, क्या आपका बच्चा यही खुशी आपके साथ मेंटेन करके रखेगा नेक्स्ट 2 इयर्स? कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को खाली हाथ लेके जाएंगे? कहां पर कमी है? गड़बड़ क्या है? आप में से कोई ऐसा माता पिता है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा खाली हाथ लौट जाए कोटा से? मुझे तो नहीं लगता कोई होगा। सब चाहते हैं कि, तो बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास में आज चले गए, आज से उनका डे 1 स्टार्ट हो गया, आपका भी डे 1 स्टार्ट है। आपके क्या रोल है आप अंडरस्टैंड करें, समझने की कोशिश करें। सो ये जो गैप है, इस गैप को ध्यान से अंडरस्टैंड करते हैं। ये उम्र के 4 पड़ाव हैं। छोटा बच्चा टॉडलर है, फिर एक बालक है जो 3rd, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, और उसके बाद अडल्ट है, और फिर एक प्रौढ़ इंसान। आपका बच्चा इस वक्त है यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये है टीन्स एज, एडोलसेंस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? किशोर। किस ओर जाऊं पता ही नहीं है, इस ओर जाऊं या उस ओर जाऊं। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसमें बच्चा अपना बचपन छोड़ चुका है, ब्रिज पर आ गया, और अडल्ट अभी बना नहीं है, तो बीच में है अभी। नदी का एक पुल मान के चलो उसको पार कर रहा है, तो आप उससे अडल्ट होने की उम्मीद अभी नहीं कर सकते आज। और बचपन उसको पसंद आपको है नहीं, वो निकल गया उसका टाइम अब। तो ये जो उम्र होती है, इसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, शारीरिक परिवर्तन है, दिन रात होते हैं, मानसिक चेंजेस होते हैं,
और इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब चीजों में चेंज होता रहेगा। और सुबह का बच्चा शाम को क्या आपको नया रंग दिखा दे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये चलता रहेगा, ये तब तक चलेगा जब तक बच्चे की उम्र एक्चुअल में 24-25 साल नहीं हो जाती, तब तक ये चलेगा ही चलेगा। बट बिल्कुल पीक पर चलता है 9th से लेकर और +2 का 1 साल और फालतू, यानी कि मोटा मोटा जब तक बच्चा 2nd ईयर में ना आ जाए तब तक। ये बड़ा गंभीर सा उसका समय काल होता है और हाईली सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पर ही उसको करियर भी बनाना है, सारी चीजें करनी है। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये बालक, तो एक इमेजिन करते हैं कि एक बच्चा है जिसका नाम हम रख देते हैं बंटी। बंटी पढ़ता है 4th स्टैंडर्ड में। आज बंटी ने घर आकर अपनी मम्मी से ये कहा रोकर कि मम्मा, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड बैठता था ना राहुल, वो मुझे रोज परेशान करता है और कल तो उसने मेरी पिटाई भी की और आज भी उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। मम्मा काम करते करते रुक गई और ज्यादा जानकारी इकट्ठी की कि तुझे कब से परेशान कर रहा है, 15 दिन हो गए। तो मम्मा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा तू चिंता मत कर बेटा, कल मैं चल के बंटी की भी खबर लेती हूँ, उसकी, राहुल की, और साथ में उसके टीचर की भी। अब बंटी की मम्मा स्कूल गई, पहले तो टीचर को बहुत खरी खोटी सुनाई और साथ में ये कहा कि आज से मेरा बेटा इस राहुल के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेगा और इसके लिए नई व्यवस्था की जाए, कहीं और बिठाओ आप इसको। तो हो गया। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो इसको और 2-4 चीजों से तकलीफ हुई, फिर ये कोटा आया और इसको फिर से तकलीफ हुई। जहां जहां से तकलीफ हुई वहां वहां से बंटी को हटा दिया गया। और जब बंटी की शादी हुई और उसको बीवी से तकलीफ हुई तो तलाक भी दिलवा दिया गया। एडजस्टमेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जब भी हम किसी नई जगह पर, नए माहौल पर या किसी नए इंसान से मिलते हैं, उसके साथ हमें एडजस्ट करना ही होता है। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम लाइफ। तो बंटी की मम्मा उसको सिखा क्या रही है? तो बंटी की मम्मा उसको किसी भी प्रकार की कॉपिंग स्किल नहीं सिखा रही। साइकोलॉजी कहती है किसी भी मनुष्य के फेल होने के पीछे 97% उसकी कॉपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो उसको नहीं आती। जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या ना तो तकलीफ देती है, ना पेन देती है, ना दर्द देती है। आज तक कभी भी किसी प्रॉब्लम ने पेन नहीं दिया। पेन आता है जब मेरे पास उस समस्या का समाधान नहीं है, वहां से। When I don't have solution of the problem, then you will be in pain. कितना भी बड़ा लॉक हो, आपको तकलीफ नहीं देगा जब तक चाबी जेब में है, और जब चाबी खो जाएगी तो छोटा ताला भी दुखी करेगा। तो ईश्वर ने आपके बच्चों से, आपसे ऐसा कोई वायदा नहीं किया है कि आपका आसमान हमेशा नीला रहेगा और फूल खिलते रहेंगे जिंदगी में, मुसीबतों के बादल नहीं आएंगे, बिजली नहीं गरजेगी, बारिश नहीं होगी, सब कुछ होगा। तो जब कोई विपरीत समय आता है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? क्या उसके नंबर कम नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं ये जो कॉपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ये हमने अभी एडोलसेंट साइकोलॉजी के हिसाब से इसको 6 भागों में बांट दिया गया है। वी कॉल इट 6 क्लस्टर। और हर क्लस्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को अगर उनके माता पिता ने नहीं सिखाई तो बच्चा कितना भी पढ़ाई में अच्छा हो, वो प्रॉब्लम और दुखी और परेशान रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं की। जब कोई बच्चा का बचपन छूट रहा होता है तो उसके हार्मोन्स तेजी से उसके अंदर बनते हैं जो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस लाते हैं। उसको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो बहुत सारे होते हैं, जैसे डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, फिनाइलेथाइलोमिन है, राइट, एड्रिनल है। ये सब हार्मोन्स होते हैं, ये हमारी भावनाओं के ज्वार भाटा को ऊपर नीचे करते हैं। तो जब बच्चा इमोशंस में ऊपर नीचे होगा तो क्या उसका मूड स्विंग नहीं करेगा? कर सकता है, रोज कर सकता है। इरिटेट भी हो सकता है बच्चा, होपलेसनेस और ग्रीफ, ये 4-5 लिखिए, 17 होती हैं, जो इन सब का सॉल्यूशंस बच्चे के पास होना चाहिए कि अगर मेरा मूड इरिटेट हो तो मैं क्या करूं, अगर मेरे अंदर होपलेसनेस आ जाए तो मैं क्या करूं। कितने लोगों ने कभी भी अपने जीवन में सर में दर्द एक्सपीरियंस किया है? सबने।
इंक्लूडिंग मी। तो क्या 24 घंटे लगातार 2-4 महीने तक बगैर रुके सर में दर्द होता है क्या कभी? 1-2 घंटे, 4 घंटे गैप ले लेके। ऐसे ही इमोशंस हैं, अगर मूड स्विंग है तो क्या 24 घंटे मूड स्विंग करेगा क्या किसी का? नहीं करेगा। जो कर रहा हो तो क्या करे? तो ये सिखाने की चीज होती है। अगर हम बात करें कॉग्निशन डिस्टॉर्शन की, जब विचारों के अंदर तकलीफ होने लगती है, अगर हमारे विचारों में प्रॉब्लम है तो क्या होगा? नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। अब आप अगर यही पूछ लो कि सर ये नेगेटिव आदमी कहाँ से होता है, तो डीप लिम्बिक सिस्टम होता है डीएलएस, जहाँ से हमारे इमोशंस के जो इवेंट्स होते हैं उन पे फिल्टरिंग होती है। बट वो अलग साइकोलॉजी की बहुत डीप क्लास है, वो उसकी जड़ में जा भी सकते हो, आप पता कर सकते हो। तो अगर बच्चा नेगेटिव सोचे, या उसका डिसीजन पुअर है, या उसकी सेल्फ एस्टीम लो है, या उसका पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, या किसी भी चीज में, तो फिर हम कहाँ तकलीफ को ढूंढेंगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समस्या की जड़ किधर है। सिम्टम सप्रेस नहीं करने, रूट हटानी है। अगर मेरे दांत में दर्द है तो मैं डॉक्टर के पास जाकर केवल ये चाहता हूं ये मेरा सिम्टम है दर्द का, इसको सप्रेस कर दो, तो एक मेडिसिन मिल जाएगी, 4 दिन बाद फिर दोबारा दर्द हो सकता है। फाइनली डॉक्टर ने एग्जामिन करके बताया कि जब भी आप एक खास प्रकार का मीठा खाते हो तब रिएक्शन होगा और दर्द होगा, तो मैं वो खाऊंगा नहीं, तो रूट हट गई। तो हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बच्चा इन हालातों में गुजरे तो माता पिता का कर्तव्य क्या होता है? क्या उसको लेक्चर देना, ज्ञान देना, या फिर कुछ और इसके? मान लीजिए मेरे पेट में दर्द हो जाए और डॉक्टर मुझसे पूछे कि आपने क्या खाया था, और मैं कहूं मैं 1 महीने से लगातार पिज्जा खा रहा हूं, तो क्या डॉक्टर डंडा लेके मेरी पिटाई कर देगा, या गाली गलौज शुरू कर देगा, या कहेगा हरामखोर खड़ा हो निकल यहाँ से, और तेरे को किसने कहा इतना पिज्जा खाने के लिए? ऐसा नहीं होगा। वो शांति के साथ मेरे एक तो दर्द का इलाज करेगा और मुझे बताएगा कि ये चीज कितनी ज्यादा आपको दुखी करेगी। हम अंडरस्टैंड करेंगे। अगर एकेडमिक इश्यूज आ जाए बच्चे के कोटा में, अगर उसको एग्जामिनेशन एंजाइटी हो जाए, उसका बैकलॉग लग सकता है, पढ़ाई का जो वो होता है ना, बचा हुआ काम बढ़ जाता है जब बच्चों का, तो बैकलॉग। तो उस कंडीशन में अगर उसको फेल होने का डर होने लग जाए और वो बोले मम्मा मेरे को डर लग रहा है, और वो ये नहीं बता पा रहा कि ये डर फियर ऑफ फेलियर है। आपको पता है मात्र 3% बच्चों को फेल होने से डर लगता है। दरअसल बच्चे फेल होने से डरते ही नहीं हैं, बच्चे डरते हैं फेल होने के बाद जो इंसल्ट होगी उससे। और इंसल्ट अगर मेरा अपना करेगा तो मैं और डरूंगा, मेरे से इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी किशोर हूं, एडोलसेंस हूं। मैं उस चीज को दिमाग पे ले लेता हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। मैं वो काम भी कर सकता हूं जो बहुत ही बुरा है, क्योंकि मुझे वो फेल होने का डर इतना बड़ा नहीं लग रहा जितना इंसल्ट का है। तो हम एक और देखेंगे कि अगर फिजिकल सिम्टम है हेडेक, पैनिक अटैक, स्लीप इश्यूज, वीकनेस, तो क्या आप भागे भागे डॉक्टर के पास जाओगे, या आप ये समझते हो कि ये साइकोसोमेटिक इश्यूज होते हैं, ये किसी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल या इमोशनल डिसऑर्डर की वजह से बॉडी में पैदा हो जाते हैं? सोशल इश्यूज हो सकते हैं, कंपैरिजन, होम सिकनेस, या फिर बुलिंग हो सकता है, या बच्चे को जैसे मैंने बताया एडजस्टमेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें वो अपने माहौल को लेकर, अपनी जगह को लेकर आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। कॉपिंग स्किल्स माता पिता को सिखाने की जिम्मेवारी दी जाती है, और सब्जेक्ट सिखाने की जिम्मेवारी कोचिंग के पास होती है। हालांकि हम भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके बच्चों को ये सब नहीं सिखाएंगे। इस सेशन के लगभग 10-15 दिन बाद उनका सेशन स्टार्ट होगा जिसका नाम है समझ। जैसे पेरेंटिंग सेशन है, ऐसे ही उस सेशन का नाम है समझ, और उस समझ में ये सब बातें बताई जाती हैं बच्चों को कि बेटा अगर ऐसा हो जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, बट आपको भी आना चाहिए। सो बिहेवियर चेंज में अगर एंगर इशू है, इंपल्सिविटी, खुद को हार्म कर रहा है, मोबाइल ओवर, सबका समाधान है हमारे ये 57 होती है, होती तो 64 के आसपास है, बट बच्चा जितनी ज्यादा सीखे उतना ही जिंदगी में बेहतर प्रदर्शन करेगा। अब हम इसी चीज को लेकर थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये है पिता और ये है उसका बेटा।
अगर हम इन दोनों को एक ऐसी लैब में ले जाएं, अस्पताल में ले जाएं, जहां पर इनका पूरा चेकअप हो जाए, तो इन दोनों के शरीर में सब चीजें एक समान है। वही 2 किडनी, लीवर, हार्ट सब है, बट पिता के अंदर एक चीज ऐसी है जो उस बच्चे में नहीं है। उस चीज का नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे? आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल बॉडी। यस सर। ओके, नहीं, मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं। मैं इमोशंस और भावनाओं की बात या अनुभव की बात नहीं कर रहा। मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो फिजिकल है, शरीर के अंदर है। पिता में है, बच्चे में अभी नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पिता की 2 किडनी और बच्चे की एक ही हो भी फिलहाल, या हार्ट अभी पूरा ना बना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों में सब चीजें बराबर हैं, पर हमारे इस पिता में जो एक चीज है और इस बच्चे में भी डेवलप हो रही है, उसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का जो ब्रेन का हिस्सा होता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है 11-12 साल से और चलती है 25-26 साल तक। यही ब्रेन का हिस्सा सबसे अंत में डेवलप होता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी ग्रोथ चलती रहती है। अगर एक 4th क्लास में पढ़ने वाले या 3री क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के ब्रेन को देखेंगे तो उसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी एक्टिव नहीं हुआ है, फिजिकल है, अभी उसके अंदर स्टार्टिंग नहीं हुई। तो ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये क्या काम करता है और इसकी ताकत कितनी है? इसकी ताकत उतनी ही है जितनी एक फैक्ट्री के मालिक की होती है। 27 प्रकार के एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस होते हैं वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। थोड़े से बता देता हूं। अगर कोई इंसान अपने जीवन में फेल हो जाए तो जिम्मेवारी इसी की होती है, और अगर सफल होगा तो भी यही रिस्पॉन्सिबल है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फोकस और कंसंट्रेशन के लिए 100% जिम्मेवार होता है। अगर किसी व्यक्ति का फोकस घट जाए, चला जाए, कम हो जाए, कंसंट्रेशन बच्चे का कम हो जाए, तो समस्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती है और घुटने में या इधर कहीं नहीं होती। जड़ समझते ही आप उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो फैसला लेने की ताकत प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास होती है। इसीलिए हम छोटी उम्र के बच्चों को फैसला नहीं लेने देते। एक 1ली क्लास के बच्चे को सड़क पार करने का भी फैसला नहीं लेने देंगे, हम करवाएंगे उंगली पकड़ के, क्योंकि वो नहीं जानता कि किधर को भागना है। यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो समय होता है उसको मेजर करता है, कैलकुलेट करता है, नापता है कि कितने बज गए और आधा घंटा क्या होता है, 2 घंटे क्या होते हैं, ये ब्रेन के इस हिस्से को पता होता है। इसीलिए जो बहुत छोटा बच्चा खेलने जाता है और उसकी मम्मा बोले कि बेटा 1 घंटे में वापस आ जाना, तो वो नहीं आ सकता। उसको नहीं पता 1 घंटा क्या है, वो खेलता ही रहेगा। फिर उसकी डांट पड़ेगी, पिटाई होगी, फिर आएगा, क्योंकि अभी नहीं हुआ, उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आया। तो अब हम बात करेंगे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, करियर की प्लानिंग भी यही करता है। अगर आप किसी 5वीं क्लास के बच्चे से कहो तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो ये मजाक है उसके साथ। अभी आगे चल के वो चीजें फाइनल होंगी। तो जब आप 10th में बच्चों से पूछते हो कि बेटा आप क्या बनोगे, तो जब वो डिसीजन लेने की ताकत है वो उसमें अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो वो बोल देगा मेरे को इंजीनियर, डॉक्टर बनना है। आपने कहा ओके, फिर वो बोलेगा अब नहीं बनना। आप कहोगे पहले तो बोल रहा था, क्योंकि आपका ग्रोथ हो चुका है। आप, इसीलिए कहा जाता है अनुभव, इसीलिए कहा जाता है बड़ों की बात माननी चाहिए, इसीलिए बच्चों को कहा जाता है कि एक उम्र तक आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से है और कोई कारण नहीं। तो अब हम अंडरस्टैंड ये करेंगे कि ये जो बचपन से अंत तक जो बच्चा होता है, कहाँ कहाँ पर आप लोगों की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा होती है और कहाँ पे थोड़ी कम और कहाँ हल्की। तो ये जो चाइल्डहुड है 1 से 12 साल, इसमें 2 प्रकार की पेरेंटिंग होती है, और वो अभी मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि वक्त नहीं है। अब हम बात करते हैं उस बच्चे की जो लगभग 6ठी क्लास में आ गया होगा और 11-12 साल का बच्चा होगा। ये बच्चा लगभग 12 से 16 साल का जो समय का कालखंड है इस ग्रीन लाइन में बिताएगा।
और ये तब तक रहेगा जब तक उसकी उम्र 26-28 साल तक ना हो जाए मैक्सिमम। 24 के बाद फिर उसकी मर्जी होती है, लास्ट 28। तो अब ये बच्चा 12-13 साल से 26-28 साल तक की उम्र तक करियर की प्रिपरेशन एज में रहता है, करियर की तैयारी चल रही है। और यहीं पर इस हरे रंग के बार को 3 भागों में बांटा गया है। एक है 7 से 10 स्टैंडर्ड का टाइम, जहां पर माता पिता की पेरेंटिंग लगभग 50-60% तक जिम्मेवार होती है। क्या क्या करना होता है 7 से 10 तक, ये समझने की चीज है। पर क्योंकि आपका बच्चा अभी हमारे पास ना तो 7th में है ना 8th, वो लगभग 11th में होगा या फिर 10th में होगा। फिर उसके बाद ये येलो कलर का बार स्टार्ट होता है, जहां पर बच्चा 11th में 12th में या 1 साल फालतू और ले लेते आता है। यहाँ पर माता पिता की पेरेंटिंग उसके करियर को बनाने में लगभग 99% रोल अदा करती है, उस बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ उसका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन 1% मानो आप। यही उम्र का वो हिस्सा होता है, अगर कोई माता पिता अपनी पेरेंटिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दे तो बच्चे की दिशा बदल जाती है, उसकी बहुत सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे 32 सालों के अनुभव में कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम क्या होता है, तो मैं इसी को ही बोलूंगा। बाकी हर चीज का इलाज है, रेमेडी है। इस येलो वाली इस पे आप सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं हमें। हम कमजोर पड़ जाते हैं बच्चों के आगे। आप इतना अपने बच्चों को जानते हैं कि ईश्वर के बाद आप ही जानते हैं, हम नहीं जानते उतना। आपके बच्चे को सबसे बेहतर कौन जानेगा? उसके माता पिता। फिर उसके बाद वो बच्चा कॉलेज चला जाएगा, या तो एमबीबीएस करेगा या आईआईटी, फिर पेरेंटिंग घट के 40% के करीब रह जाती है। तो जब ये ग्रीन बार पूरी होगी तो यहाँ पर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देखेगा। यश मान सम्मान प्रसिद्धि धन दौलत कार बंगला सब उसको चाहिए, और ये है वो पर्पल लाइन जहां पर वो सपने पूरे करेगा। ये करियर एज है, ना कि प्रिपरेशन एज। अगर ग्रीन में कुछ गड़बड़ है तो पर्पल बदल जाएगी, और ये 40 साल बच्चा 35 से 40 साल तक आपको दुआएं देता है, अगर आप उसके इस वाले येलो वाले पार्ट पे साथ खड़े रहते हैं तो। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज इसमें कोचिंग की फीस दे दी गई है, आज से बच्चा पढ़ना शुरू हो गया है, अब वो जाने और उसका कोटा, ये सबसे बेकार थॉट होता है। आपको उसके साथ सतत रहना पड़ेगा, एक कोच और कंसल्टेंट की तरह। जैसे एनडीए में जब बच्चा जाता है तो उसका जो कमांडर है वो 24 घंटे उसके साथ रहता है, उसको बिल्कुल छोड़ता नहीं है। फिर रिटायर हो जाता है इंसान, दैट्स इट। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो 9th बल्कि 10th माने 10th से लेकर और +2 के बाद 1 साल तक का जो समय है, ये पीएफसी डेवलपमेंट की सबसे पीक स्टेज होती है। तो यहां पर माता पिता चाहिए। और अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को पहली बार अपने से दूर पढ़ने के लिए भेज दे, तो उसके कौन से वो 3 कर्तव्य हैं जिसके साथ वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करे। तो कितने माता पिता हैं जो बच्चों को छोड़कर चले ही जाएंगे वापस? ठीक है, तो आप सब ध्यान से सुनो। बच्चे के साथ 3 ऐसी बातें हैं जो कोटा में रहकर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। आप जो भी मुझे रीजंस बताएंगे मेरे लिए वो एक्सक्यूज होगा। जैसे बच्चे तो कहना मानते ही नहीं है, ये रीजन नहीं है, ये एक्सक्यूज है। ये सबके बच्चे कहना मानते हैं, तो कैसे मानते हैं ये सीखने की बात है। अब हम देखेंगे वो 3 चीजें। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 बातें जो हैं बच्चों की, 3 एनर्जीज, इनके साथ खिलवाड़ ना हो जब तक बच्चा यहाँ आए, स्पेशली 11th और 12th में। पहला है उसका सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चाहे आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़े, चाहे हमारी सहायता लेनी पड़े या आप खुद करो, व्हाटएवर, अगर बच्चे का सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होगा तो उसका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम बदल जाएगा, और जो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट पूरा नहीं आएगा। साथ में मॉर्निंग रिचुअल्स और उसका फूड है क्या है। तो हम बात करते हैं सर्केडियन रिदम की, इसको स्लीप वेक साइकिल कहते हैं। आपका बच्चा कितने बजे उठता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कोटा में,
चाहे वो सुबह 7 बजे उठे या 4 बजे या 10 बजे या 12 बजे दोपहर को उठे, ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट विषय नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो फिक्स टाइम पे उठे। डिसाइड वन टाइम, आप उससे बात करें, उसका उसका क्या बॉडी क्लॉक कहती है, क्योंकि वो आपके घर से यहाँ आया है। कुछ बच्चे देर से उठना पसंद करते हैं, कुछ जल्दी करते हैं, कुछ बहुत देर से उठते हैं। आप अपने घर में उसके साथ जो भी करते थे, यहाँ पर उसको टाइम देना पड़ेगा ताकि उसकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट रहे। अगर वो बच्चा आज 7 बजे, कल 9 बजे, फिर सुबह 4 बजे, फिर 12 बजे ऐसे करेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। ना उठने का समय, ना सोने का समय, जिंदगी बेकार। पूरी बॉडी उठने और सोने से चलती है। कभी भी उठने और सोने के समय को जानवर और पंछी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे कोई भी मौसम हो। तो अब अगर आप ये पूछें कि भाई बेटर क्या है, लेट उठना या जल्दी उठना, तो सब जानते हैं जल्दी उठना ठीक है, पर क्यों ठीक है इस विज्ञान को समझ लो। देखो, हमारे 2 हार्मोन होते हैं, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। ये हार्मोन्स नाइट हार्मोन होते हैं। जब भी इस पूरी पृथ्वी पर रात के 10 और 10:30 बजते हैं तो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के बनने का समय शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन तभी बनेगा जब वो मनुष्य एक गहरे अंधकार भरे कमरे में हो और गहरी नींद में सो रहा हो। कमरे में किसी भी प्रकार की नीली, लाल या सफेद रंग की लाइट नहीं जलनी चाहिए। जितना गहरा अंधेरा उतना शानदार मेलाटोनिन बनने का काम। एंड डीप स्लीप। अगर सो रहे हो, लाइट जल रही है तो भी गड़बड़ है, और अगर अंधेरा है और आप सोच रहे हो जाग के तो भी नहीं। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन एंटीडोट होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का। अगर कभी भी जीवन से तनाव आ जाए, परेशानी आ जाए, स्ट्रेस आ जाए, तो मेलाटोनिन की वजह से वो तनाव हैंडल हो जाता है। जिन लोगों में मेलाटोनिन डेफिशिएंसी होती है वो तनाव को हैंडल नहीं कर पाते, फिर उनको दवाएं खानी पड़ती हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हैं, और ये जिंदगी भर चलती है। फिर तो बेटर इसी को ठीक कर लो। सेरोटोनिन बनने का टाइम होता है सुबह के 3, 3:30 बजे से स्टार्ट होगा और ये सुबह 7-8 बजे तक बनता है। इसका पीक होता है 4-5 बजे का, और इसके लिए मनुष्य को उठना पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती हैं। सेरोटोनिन एंगर का एंटीडोट होता है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो मनुष्य, तो सेरोटोनिन उससे फाइट करेगा और आप रिलैक्स रहोगे। तो अगर आपका बच्चा रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता है और सुबह 11 बजे सोकर उठता है, तो ये दोनों हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो होगा क्या? क्या पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा? नहीं। हमने लगभग 5-5 हजार बच्चों पर रिसर्च की और पाया कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन नाम के अधीर होता है, एंगर ज्यादा होता है, और उनके अंदर पैल्पिटेशन ज्यादा रहेगी और वो जल्दी से तनाव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस आप ये माने कि आपको 98% प्लस बदतमीज बच्चा चाहिए या 98% प्लस ठीक ठाक बच्चा चाहिए, दोनों में मार्क्स सेम है। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं, अगर आप मेरे से और गहरा पूछेंगे कि सर ये स्लीप को लेकर, क्योंकि स्लीप को लेकर तो बहुत तरह के डिसऑर्डर होते हैं, तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर आप कार में यात्रा कर रहे हैं एंड यू आर नॉट द ड्राइवर और आपको नींद आ जाए तो आप क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? सो जाओगे, और क्या करोगे? अगर आप ट्रेन में हैं, नींद आ गई तो सो गए। तो हमने तो हजारों बच्चों को क्लास में भी सोते हुए देखा है। इसका मतलब ये है कि जब ब्रेन को नींद आती है तो वो सो जाता है, चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट जगह क्यों ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको यहां भी नींद आ जाए तो, ब्रेन को इससे मतलब नहीं होता व्हाट इज द प्लेस। तो अगर जब मनुष्य को जहां नींद आए वो वहां सो सकता है, तो रात के 10 बजे जब बच्चा हॉस्टल के कमरे में है, या 11 बजे या 12 बजे, वहां उसको सोने से कौन रोक रहा है? कोई भी नहीं, क्योंकि नींद आ ही नहीं रही, इसीलिए पढ़ाई कर लो। जब तू क्लास में बेटा सो जाता है तो वहां क्यों नहीं सो सकता? नींद ना आने की वजह से मैं पढ़ रहा हूं, ना कि पढ़ना है इसलिए पढ़ रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड बिगिनिंग ऑफ इंसोम्निया। तो आप उसको बहुत ज्यादा प्रमोट ना करें, ऐसी मेरी एडवाइस है। बाकी जबरदस्ती ना करें, बट फिक्स टाइम पे उठने के लिए बोले उसको।
दूसरा हमें अंडरस्टैंड करना होगा, जब भी हम कोई फूड खाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, तो फूड का जो लास्ट पार्टिकल होता है उसको प्यूरिन कहते हैं। प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से जो टॉक्सिन निकलता है उसको बोलते हैं मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट, आम भाषा में यूरिक एसिड। अगर ये शरीर में ज्यादा बनने लग जाए और डिस्चार्ज ना हो तो फोकस और कंसंट्रेशन चला जाता है। यू कैन नॉट फोकस, यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट। इसको कहते हैं सिंड्रोम ऑफ नाउ, NOW। आप वर्तमान में नहीं रहेंगे, भविष्य और भूतकाल में ज्यादा ऑसिलेट करेंगे इसकी वजह से। और ये जो यूरिक एसिड है ये पानी में घुल जाता है, इसीलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि पानी की मदद से इसको शरीर बाहर निकाल देता है। तो सबसे ज्यादा यूरिक एसिड होता है जब कोई इंसान सुबह सोकर उठता है, तब मॉर्निंग टाइम में। उस वक्त बहुत हजारों लाखों करोड़ों मनुष्य उठते ही साथ 1 लीटर पानी पी लेते हैं। उस पानी को पीने का कारण ही यही है that I have to handle with my uric acid, और उसका कोई यूज नहीं है। जैसे ही वो पानी पिया, पूरे के पूरे शरीर का यूरिक एसिड थ्रू यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है, बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगी, और आप अगले 6 से 8 घंटे तक किसी भी चीज में फोकस और कंसंट्रेट करके मानसिक श्रम कर सकते हैं। तो यही चीज बच्चों पे भी लागू होती है। कितने लोग हैं जो पानी पीते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पानी पीते हैं? अब हाथ कम है। इतनी बढ़िया चीज आप क्यों नहीं सिखाते बच्चों को? इससे नींद आएगी, उबासी आएगी, और अगर नहीं आ रही तो उसका फोकस लगभग आधा ही रहेगा। जो सिखाई जा रही है चीज उसको नहीं सीख पाएगा। अब हमें अंडरस्टैंड करना है तीसरी चीज। मनुष्य का हृदय लेफ्ट साइड है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सामान्य ज्ञान। क्यों धड़कता है और 72 बार ही क्यों? 100 बार क्यों नहीं? 50 बार क्यों नहीं? और इस चीज का उसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है? अब हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मनुष्य का जो हृदय है वो ब्लड को पंप करता है और खून को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। उस खून के अंदर मिनरल, ऑक्सीजन, विटामिन, जितने भी पोषक तत्व हैं वो होते हैं और चले जाते हैं। हमारे हार्ट में जो 4 वॉल्व होते हैं, 2 खून को ले जाते हैं और 2 खाली, एक तरह से जैसे ट्रक है ना, माल लेके जा रहा है, खाली आ रहा है, कुछ ऐसे ये काम चलता रहता है। तो जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव ब्रेन कहते हैं, वो होता है माथा। साइंस के हिसाब से ये 5वें नंबर का ब्रेन है, भले ही चाहे यहां हो। ये फर्स्ट नहीं है, 5th है, फर्स्ट इधर है। अब क्या है, हार्ट ने ब्लड को ऊपर पंप किया ग्रेविटी के खिलाफ, खून ऊपर चढ़ा, तो सबसे पहले ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल, पैराइटल, पोस्टफ्रंटल, ऐसे ऐसे होता हुआ इधर आता है। तो यहां पर जब ब्लड आता है तो हर 2-3 घंटे के बाद ब्लड फ्लो डाउन हो जाता है, अगर हार्ट बीट 72 ही रहेगी तो। और बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवेशन स्टेज में। इसीलिए साइंस कहती है 11-12 साल के बच्चे से लेकर और लगभग 20-22 साल तक के यूथ को दिन में 2 बार अपने हार्ट को 140-150 पे धड़काना चाहिए, बाय डूइंग सो मेनी डिफरेंट एक्सरसाइजेज। और ये मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है इसमें। खेलो कूदो, जो गेम खेलनी है खेलो। हम आपको कोई नेशनल चैंपियन नहीं बनाना चाहते क्रिकेट, फुटबॉल या उसमें। आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट करने के लिए आपको दौड़ना भागना है। और अगर इस उम्र में बच्चे कोचिंग में 6 घंटे बैठे रहते हैं और हॉस्टल में आकर भी पढ़ाई करेगा तो भी कुर्सी पे बैठेगा, सो जाएगा, तो क्या होगा? पढ़ाई जो होगी उसमें मेहनत 10 गुना और रिजल्ट बिल्कुल 10%। आपका बच्चा पढ़ेगा, 12 घंटे पढ़ेगा, रिजल्ट नहीं देगा। जब आप कहेंगे 10th में तो बढ़िया नंबर थे, अरे वो स्कूल में खेलता कूदता था, वहां पे 8th स्टैंडर्ड में कितना खेलता था आपका बच्चा। तो जब अगर आप अपने बच्चे को एक्टिव रहने के लिए कुछ प्रमोट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? उसका उबासी में, नींद में और मोबाइल चलाने में जीवन चला जाएगा। क्योंकि मोबाइल को चलाने में ब्रेन में एनर्जी खर्च नहीं होती, बल्कि और बुरा हाल होता है।
तो हम एलन के अंदर रोज सुबह शाम हर बिल्डिंग में ज्वाइंट्स एंड ग्लैंड्स प्रैक्टिस कराते हैं हर बच्चे को। चल के आना होता है उसको सुबह और शाम को भी। साथ में हम उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं और साइंटिफिक मेडिटेशन, कंटेम्पलेटेड मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेटेड मेडिटेशन, एनालिटिकल मेडिटेशन, जिनका विज्ञान से लेना देना है, जो नासा के साइंटिस्ट करते हैं। करने आएगा तभी तो, जो आते हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने बच्चों को हमेशा बोले बेटा सुबह शाम को जिम ज्वाइन कर ले, दौड़ भाग, जंपिंग कर, स्किपिंग कर, कुछ तो कर, बैठा मत रहे। कारण मैंने आपको बता दिया क्यों करना है। नाउ अंडरस्टैंड फूड टेक्नोलॉजी। इंसान जब होता है एक खास प्रकार के भोजन को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और वो कोई भी हो, मैं हूं या आप हो या हमारा बच्चा, और वो ज्यादातर ये जंक फूड होते हैं। वो ऐसा है क्योंकि हमारे ह्यूमन ब्रेन को सोडियम का एडिक्शन होता है। सोडियम का एडिक्शन ह्यूमन ब्रेन को बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो। अगर हमारे शरीर में एक लिमिट से ज्यादा सोडियम हो जाए तो पोटेशियम घट जाता है, जिसकी वजह से फिर से फोकस कंसंट्रेशन चला जाता है, एकाग्रता में कमी आ जाती है। ये बात हजारों साल से मनुष्य जानता था, तो उसने एक ऐसा विधान किया जिसकी वजह से आपकी बॉडी का सोडियम लेवल ज्यादा ना बढ़े। तो हर 15 दिन के बाद उसने का व्रत रखो, हर हफ्ते रख लो। तो लोगों ने मंगलवार का व्रत रख लिया और उस दिन नमक खाना बंद कर दिया। हनुमान जी का नमक से कोई लेना देना नहीं। आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ठीक करने के लिए वो, जैसे 9 दिन तक नवरात्रों में व्रत नमक नहीं खाना, तो नमक ना खाने से देवी ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। एज ए डॉक्टर मुझे समझ में कम आता है। हाँ, आपका शरीर बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाए, यानी कि बिल्कुल नहीं, इंपॉर्टेंट है ये चीज, बट ज्यादा ना हो तो आपकी थॉट प्रोसेसिंग यूनिट स्लो डाउन हो जाती है और आप मेडिटेशन और ध्यान में बहुत अच्छे से उतरने लगते हो। पूजा पाठ में जो भी करोगे उसमें मन लगता है। तो पोटेशियम कहाँ होता है? पोटेशियम होता है फलों के अंदर, सब्जियों में। तो आप देखो, गॉड ने अगर किसी भोजन को बनाया है तो कितना नमक डालेगा? 100 ग्राम टमाटर में 3 mg होता है, नीचे ऑरेंज में 0.06, एप्पल में 0.75। और अगर मनुष्य भोजन बनाएगा तो कितना नमक डालेगा? बर्गर हालांकि 100 ग्राम का होता नहीं है, 100 ग्राम की वो है 618 mg, और बर्गर 318 ग्राम के करीब होता है। तो कितना नमक खाते हैं हम? बच्चों को कहते हैं जंक फूड मत खाओ। हमारी जंक फूड से दुश्मनी नहीं है, इसके अंदर जो सोडियम कंटेंट है उससे है। अगर आपका बच्चा रोज बर्गर खाएगा, रोज चिप्स खाएगा, सब कुछ खाएगा, तो पढ़ेगा कब और कैसे पढ़ेगा? पढ़ाने वाले टीचर थोड़ा ना उसको बेकार पढ़ा रहे हैं, उसको समझने में कम वो हो रही है। तो हमें इसका समाधान ऐसे मिलता है कि अगर सचमुच में आप अपने बच्चे का भला चाहते हो तो उसको आदत डालिए 6ठी क्लास से, बल्कि बचपन से, कि 24 घंटे में एक बार फल जरूर खाए। और 100% फायदा होता है नाश्ते के समय, 50% लंच में, और डिनर के टाइम पे 25% फल खाने का फायदा होता है, घटता चला जाता है। मॉर्निंग टाइम इज वंडरफुल। तो सबसे ज्यादा 60-70% फल खाए, थोड़ा सा स्प्राउट्स और ड्राई फ्रूट्स खाए, फिर जो खाना है खाए, बॉडी फिट रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, पोटेशियम बढ़ने से बच्चे की एकाग्रता भंग नहीं होगी। और अगर उसको लंच या डिनर करना हो तो सबसे पहले सैलेड खाए, खाना खाने के साथ साथ सैलेड नहीं खानी चाहिए, और फिर उसके बाद जो उसका मन करे। ये इन बातों का ना तो बायोलॉजी से लेना देना है, ना फिजिक्स से, ना केमिस्ट्री से, ना मैथ से। इन सारी बातों का पढ़ाई की क्वालिटी से लेना देना है। वो कुछ भी पढ़ेगा उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। या 2 ले ले, थोड़ा सा शहद डाल और खा जा। आप देखेंगे कि केले के अंदर 100 ग्राम केले में के जहां लिखा हुआ है कितना पोटेशियम होता है? 358। में वो आपके बच्चों का पूरी ताकत लगा ले तो 20% से ज्यादा माता पिता नहीं बन सकता, 80% वो फैकल्टी ही रहेगा। ऐसे ही आपको कहा जाता है कि आप कभी भी 20% से ज्यादा बच्चों के टीचर बनने की कोशिश ना करें। 80-20 रूल है ये। आप क्योंकि उसके माता पिता हैं, और हमारा जो बंटी नाम का कैरेक्टर है उसकी एक ही माँ है,
और उसके एक ही पापा हैं। बंटी के पास हजारों टीचर्स हैं बट माँ बाप की रिप्लेसमेंट नहीं है, वो उनको नहीं बदल सकता कभी भी। तो अगर आप उसके टीचर बनेंगे तो फिर उसके मम्मी पापा हम कहां से लाएंगे? तो अब हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि जो लोग जब शादी करने के बाद माता पिता बनते हैं तो वो 4 भागों में बट जाते हैं इस पूरे संसार में। आप किस समूह के माता पिता हैं ये देख लीजिए। आप चाहें, अगर इफ यू डोंट लाइक योर ग्रुप यू कैन चेंज ऑन द स्पॉट। अगर आपका पहला बच्चा 17 साल का है तो आप 17 साल की माँ हैं या 17 साल के पिता, क्योंकि माँ का जन्म पहले बच्चे के जन्म के साथ ही होता है, उससे पहले वो पत्नी थी ना कि माँ। तो दोनों की एज बराबर है रिश्ते में। अब हम देखेंगे कि सबसे पहला ग्रुप है अथॉरिटेरियन नाम के पेरेंट्स का। इसका नाम दिया गया है अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ये जो माता पिता होते हैं ये कैसे होते हैं? ऐसे। आप क्या मुझसे शेर एक्सपेक्ट कर रहे थे? चलिए, क्या मक्खी है, मक्खी का गुण धर्म स्वभाव ये होता है कि पूरे शरीर को छोड़कर घाव पर बैठती है, गंदगी पर बैठेगी और गंदगी फैलाने का काम करती है। तो लोग इसको पसंद नहीं करते। मच्छर का भी यही हाल है, ये भाई भी ऐसा ही है। ये मच्छर इसलिए क्योंकि काटता भी है। तो ऐसे माता पिता जो बच्चों के सारे गुणों को छोड़कर उनके अवगुणों पर ध्यान देते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर होता है उनका। कमियां देखेंगे और कमियों का बखान करेंगे। बंटी जो मेरा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है वो बहुत प्यारा बच्चा है। बंटी रोज स्कूल जाता है, ओबीडियंट है, कहना मानता है, क्लास में मॉनिटर भी है बंटी, म्यूजिक में भी अच्छा है, स्पोर्ट्स भी खेलता है और इज ए स्वीट बॉय। पर बंटी की हैंडराइटिंग खराब है। तो अब मक्खी मम्मी कहाँ बैठ जाएगी? हैंडराइटिंग के ऊपर जाके। अब वो पीटीएम में यही बताएगी बाकी सब तो ठीक है मैडम, पर ये हैंडराइटिंग। बंटी सिर झुका के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इमेज रोज खराब करता है। उसकी हैंडराइटिंग कैसे ठीक होगी ये तो कभी पता नहीं चलता, पर उसको डांट हजारों बार पड़ी है, लेक्चर मिले हैं उसको। तो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर के साथ साथ अथॉरिटेरियन ग्रुप के माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इनकी और 2-4 पहचान होती है, ये अपने बच्चों से कभी भी बहस करना पसंद नहीं करते। इनकी मम्मा हमेशा इनको लेक्चर देती रहती है, पापा से आर्ग्यू नहीं बेटा, पापा जो बोले कहना मान लेना चाहिए, बड़ों से आर्ग्यू डिबेट नहीं करते। बंटी कभी समझ ही नहीं पाया कि मैं डिबेट करूं तो किससे करूं। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और मारपीट में इनका गहरा भरोसा होता है। थोड़ी सी देर में ही बच्चे को 2 थप्पड़ कभी भी लगा सकते हैं। भगवान जाने बच्चा कब पिट जाए। महीने में अगर एक बार नहीं पिटा तो बच्चे को डर लगने लगता है, पापा ठीक तो है, क्या हो गया, मतलब पिटाई नहीं 1 महीने से। और ये ब्लाइंड ओबीडियंस फॉलो करते हैं और अनसपोर्टिव नेचर है। अपने आप को अति बुद्धिमान मानते हैं, होते होंगे पर पिता के रूप में नहीं। तो बच्चा जब 8वीं क्लास तक तो चलेगा उनके हिसाब से, 9th से आने के बाद वो बदलना शुरू हो जाएगा और आपको फिर लगेगा कि इसको क्या हो गया। तो बदले में लौटा के देगा 9th के बाद से ये सब। क्या देगा? आप कितनी भी फीस भर दें उसकी ट्यूशन की, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो रहेगी, बढ़ेगी नहीं उसकी, सेल्फ एस्टीम लो रहेगी, सोशल स्किल खराब रहेगी, मेंटल इलनेस, किसी भी प्रकार की एडिक्शन और बैड हैबिट में जा सकता है जिसका पता आपको काफी दिनों बाद चलेगा और विद्रोही स्वभाव का होगा। और सबसे बड़ी पहचान इस बच्चे की, हमेशा चिल्लाकर जवाब देगा, शाउटिंग करेगा। पेरेंट्स डिसअप्रूवल में इस बच्चे की महारत हासिल है। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बाद दूसरा समूह आता है उन माता पिता का जिनको कहते हैं परमिसिव पेरेंट्स। ये माता पिता बहुत ही शानदार, बढ़िया, 1000 में से 1000 नंबर और मधुमक्खी नहीं शहद जैसे मीठे होते हैं। ये इतने स्वीट होते हैं, इतने हम्बल होते हैं कि पूछो मत। मदर टेरेसा के बाद इन्हीं का जन्म हुआ है बहुत सालों बाद। या आज तक इन्होंने बच्चों को डांटा ही नहीं है, तेज आवाज इनको पसंद नहीं है, बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नेचर बहुत केयरिंग है, लविंग है
और ये अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह का मिसबिहेव कोई दूसरा करे वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता। इनके जीवन में कोई रूल नहीं होता और ये बहुत ही धीरजवान होते हैं। तो जब इनके बच्चे 8वीं पार कर लेते हैं तो माता पिता को क्या लौटाते होंगे? इम्पल्सिव बिहेवियर। क्योंकि इनकी इच्छाएं हमेशा तुरंत पूरी हो गई थी, पर जीवन ऐसा नहीं करता। तो जब बाहर जीवन में इच्छा पूरी नहीं होगी तो इम्पल्सिव हो जाते हैं, अधीर। ऐसे बच्चों की पहचान लाइन में लगना कभी पसंद नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे लाइन तोड़ के सबसे पहला नंबर आ जाए। जहां 10 लोग खड़े मिलेंगे उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। दे कैन नॉट वेट, दे कैन नॉट हैव पेशेंस। ऐसे जो बच्चे होते हैं ईगोसेंट्रिक होते हैं, क्योंकि इनके आत्मसम्मान को शेप नहीं दी गई तो फिर बाहर जाकर ये दुखी करते हैं लोगों को। थोड़ी थोड़ी देर में इनका मान सम्मान हर्ट हो जाता है और वह सोशल स्किल होती है। साइंस कहती है ऐसे बच्चे जब शादी करते हैं तो लगभग 62 से लेकर और 85% तक तलाक होने की नौबत रहती है। गृहस्थी सही नहीं चलती ऐसे लोगों की, सारा खोट माँ बाप का भुगत रहा है बच्चा। हाई डेलिक्वेंसीज होती है, तो अत्यधिक मीठा तो आपको पता है ना डायबिटीज कर देता है। अब उसके बाद तीसरी तरह के पेरेंट्स हैं, ये तीसरा समूह है, इनको निग्लेक्टफुल माता पिता कहा जाता है। ये बच्चे की जिंदगी में गायब रहते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता, चाहे कोई भी कारण हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से दोनों काम कर रहे हैं, या दोनों हाईली एम्बिशियस हैं, बच्चे तो पैदा हो गए, या उनके जीवन में अपनी कुछ समस्याएं हैं जिनकी फाइट में वो जीवन चला रहे हैं, बच्चों को समय नहीं दे पाते। ये बच्चों की जिंदगी में तभी अपीयर होते हैं जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, तब, नहीं तो नहीं। तो कोल्ड और अनसपोर्टिव होते हैं, रूल है ही नहीं, इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं बच्चों को। 8वीं क्लास के बाद से पिता निग्लेक्टफुल होने लगते हैं, माँ फिर भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करती है पर पिता गायब, क्योंकि उसको अपने बिजनेस में या नौकरी में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और वो समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता। इनडिफरेंट है, इनविजिबल है, तो बच्चा क्या देगा वापस आपको? बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, फेल होगा बहुत बार। इम्पल्सिव बिहेवियर तो रहेगा और ड्रग्स और अल्कोहल से अपने दर्द को भूलेगा, क्योंकि ड्रग्स या अल्कोहल खुशी की वजह से नहीं, किसी चुभती हुई बात को भूलने के लिए मनुष्य अपने एडिक्शन में डाल लेता है ताकि थोड़ी देर के लिए उस चीज से उसका छुटकारा मिले। स्टबॉर्ननेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे जो चौथे नंबर का समूह है, इसको कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये अपने बच्चों को हाई एक्सपेक्टेशन के साथ पालते हैं, सख्त होते हैं, पर इनकी सख्ती कुछ अलग तरह की होती है। ये चिल्लाते नहीं है कभी भी, इनके मुंह से अगर एक बार नो निकल गया तो फिर वो नो है। ब्रह्मा जी भी आ जाए तो वो यस नहीं होगा, बट दे विल नॉट नेवर शाउट। ये अपनी यस और नो अपनी मुट्ठी में रखते हैं, फैसला बच्चों को करने देते हैं वक्त आने पर। जैसे एक बच्चा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसने कहा अपने पापा से कि डैडी मुझे बर्थडे पार्टी पे जाने के लिए शाम को परमिशन दे दो। तो क्योंकि पापा अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग को फॉलो करते हैं तो वो सबसे पहले टेल मी मोर थ्योरी लगाएंगे और पूछेंगे कि पार्टी कहाँ है, कौन है, किसके साथ है। तो बच्चे ने बताया मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, कितने लोग आएंगे? 20-25 बॉयज गर्ल्स। हाँ पापा। कितने बजे तक पार्टी चलेगी? 2 बजे तक चलेगी। कहाँ पर है? पास के होटल में। सॉरी बेटा, मैं तुझे जाने की इजाजत नहीं दूंगा, मेरी तरफ से नो है, बट फैसला खुद ले ले। बच्चा चाहता है फैसला आप लो, आपने नो कह दिया, बात खत्म हो गई। अब बच्चा मम्मी के पीछे लग जाएगा, पापा जाने नहीं दे रहे, पापा मना कहाँ कर रहे हैं, पापा कह रहे हैं टेक योर ओन डिसीजन। अब उसके बाद वो बच्चा जब देखेगा जब पापा की नो है, मम्मा की भी नो है, तो वो खुद फैसला लेगा, अपने फ्रेंड को कहेगा तेरे बर्थडे में आ तो जाऊंगा पर 10 बजे के बाद वापस आ जाऊंगा घर, क्योंकि पापा नहीं आने दे रहे, ऐसा वो उसको समझाएगा। बट आपका बच्चा 2 बजे तक नहीं रुकेगा, और अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी बच्चे की। तो छोटे छोटे फैसले लेने वो माता पिता उसको सिखा रहे होते हैं 10th के बाद, बट अपनी यस और नो बिल्कुल स्पष्टता से उसको बता देते हैं कि बेटा ये चीज मैं पसंद नहीं करता, फैसला तो तुझे लेना है।
फिर हम देखेंगे कॉपिंग स्किल्स सिखाते हैं, खुद सीखते हैं। आपको पता है कॉपिंग स्किल्स कितनी मोटी मोटी बुक्स भी आती हैं, कोर्स होते हैं इसके आजकल। हम देखेंगे यहाँ पर रूल्स क्लियर हैं और कोच और कंसल्टेंट की तरह है। तो जो बच्चे हैं वो एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं। जब उनको कोई तकलीफ होती है दे डिस्कस विद पेरेंट्स। सेल्फ एस्टीम अच्छी, सोशल स्किल बढ़िया, मतलब फायदा ही फायदा। तो उस वक्त जब बच्चा आपको अपने दर्द, तकलीफ और परेशानी बता रहा हो तो आपका क्या बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छे नंबर तो सबके बच्चे ले आते हैं, जब अच्छे हैं तो आप भी अच्छे हो। बट जब बच्चा कोटा से फोन करेगा, पापा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पापा बैकलॉग लग रहा है, पापा कोचिंग जाने का मन नहीं कर रहा, तब आपकी पेरेंटिंग क्या करेगी? क्या बोलोगे आप उसको? ज्ञान नहीं चाहिए उसको, उस वक्त उसको अपनी समस्या का समाधान चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपकी सहायता के लिए 24 घंटे रहते हैं। कोई रास्ता तो दिखाओगे ना आप उसको, बोलोगे तो सही ना बेटा वहां चला जाए, ये कर ले। तो हमें अंडरस्टैंड जो करना है, कुछ 4 बातें आपके होमवर्क में डाल रहा हूं। आपका बैकलॉग इसमें कभी नहीं लगना चाहिए। नंबर 1, आप ये चीज सीख लो। बच्चों को तो हम सिखा ही देंगे कि जब भी बच्चा पढ़ाई के लिए बैठेगा, आधे घंटे से लेकर 2 घंटे तक का उसका स्टेमिना कोटा में डेवलप हो जाना चाहिए। और 2 घंटे के बाद 10 मिनट के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी करे, ना कि एक और मेंटल। ज्यादातर बच्चों को आपने क्या आदत लगवाई होगी, आई विल स्पीक वेरी स्ट्रेट। पढ़ाई के बाद बच्चे ने क्या मोबाइल ले लिया, क्या कर रहा है, मम्मा रिलैक्स कर रहा हूं, अभी तो पढ़ा है मैंने। ये एक और मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें ब्रेन बहुत थकता है। तो पढ़ाई के बाद, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ब्लड फ्लो डाउन हो गया है, हाई करने के लिए फिजिकल, फिर 2 घंटे ब्रेन तैयार हो जाएगा, फिर फिजिकल, फिर ऐसे करके अगर बच्चा 2 बार भी बैठ गया पढ़ने के लिए तो बेड़ा पार है उसका। 6 घंटे तो पढ़ता ही है कोचिंग में, 2 बार और पढ़ ले 2-2 घंटे। अगर 3 बार पढ़ लेगा तो वो तो बहुत आगे निकल जाएगा। हमें अंडरस्टैंड करना है कि उसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन होगी, जब भी आपको गुस्सा आता हो आप फोन पे बात ना करें। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तब बात करें। बच्चा हमेशा आपको खुशियां नहीं सुनाएगा कोटा से, कभी कभी ऐसे समाचार भी मिलेंगे जो ठीक नहीं है। इफ यू हैव प्रॉब्लम डोंट टॉक एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स, कि बेटा ठीक है कल बात करते हैं। और जब आपका मूड ठीक हो तब आप बात करो, तब आप बेहतर उससे बात कर पाएंगे। ये दूसरा बात। तीसरा, अपने बच्चों से बहुत ज्यादा 2 साल तक गले मिलें, हक करें उनको। अभी तक किया नहीं किया अब, क्योंकि ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन तभी बनता है जब हम किसी लाइव चीज को टच करते हैं, प्लांट्स, एनिमल या ह्यूमन। तो क्यों होली, दिवाली, ईद पे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं? क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ट्रस्ट पैदा करता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करेगा और इंटीमेसी बढ़ाएगा। इससे भरोसा बच्चे का माँ बाप के प्रति बहुत बढ़ जाता है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो माता पिता अपने बच्चों को गले नहीं लगते, ऐसे बच्चे फिर किसी और के गले लगना शुरू कर देते हैं, फिर आपको पसंद नहीं आएगा, कहीं और से ट्रस्ट डेवलप कर लेगा। तो आप कोशिश करें जब भी उनके पास हो तो आप बेटा बैठ गए तो उसके कंधे पे हाथ डाल लिया, कुछ नहीं है तो बेटा चल मेरे सर की मसाज कर। चाहे बच्चा आपको टच करे या आप उसको, ये कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। पुराने जमाने में लोग अपने पांव इसलिए अपने बच्चों से दबाते थे ताकि ह्यूमन टच रहे, उसकी वजह से कुछ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती थी। उसके पीछे साइंस काम करती है। अब हम देखेंगे, उसको मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। उसके ऑप्शन दे देता हूं, क्योंकि आंखों की काली पुतली अगर स्टेबल हो जाए तो न्यूरो पाथवे ब्लॉक हो जाते हैं। तो 2-2.5 घंटे फोन देखने पे आंखों की जो ब्लैक ये आई बॉल है ये स्टेबल हो जाती है। और जब बच्चे को बुक पढ़नी होती है तो ये लेफ्ट टू राइट चलती है। और क्योंकि 2 घंटे स्टेबल और फिर लेफ्ट टू राइट, तो सर में दर्द हो जाता है। सर में दर्द होने का लगभग 90% कारण यही होता है, मोबाइल एडिक्शन और लैक ऑफ